ये फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म का 4th पार्ट है। ओके, बाकी के 3 पार्ट्स आपको देखने होंगे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लोगे। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विसेज। अब ये किन लोगों ने, किन के बारे में है कि न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विसेज, तो फॉरेस्ट सोसाइटी के बारे में है। फॉरेस्ट सोसाइटी, ऑलरेडी आई हैड टोल्ड यू कि फॉरेस्ट सोसाइटी रेफर्स टू दोज कम्युनिटीज़ और ट्राइब्स हु जस्ट डिपेंड, entirely depend on forest and forest products। ओके, और जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्हें, उनके जो फॉरेस्ट एक्ट जो थे, उन्होंने जो फॉरेस्ट एक्ट लाया, उसने इन लोगों के लाइफ को कैसे अफेक्ट किया, ये सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं। फॉरेस्ट एक्ट आने के बाद इन लोगों की जो लाइवलीहुड फॉरेस्ट पे थी वो छिन गई। ओके, बिकॉज वो एक्ट जो था वो बैन कर दिया इन लोगों का, जो डेली यूज़ के भी सामान लेते थे वो सारे। सो व्हाट दे हैव टू डू, इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। बहुत सारे लोग जंगल से निकाल दिए गए, तो उन्होंने क्या किया, उनका जो पुराना जो भी काम था उसको उन्होंने छोड़ दिया और नए ट्रेड्स में गए, व्यापार में नई रोजगार लोगों को मिली, काम मिला एंड न्यू सर्विसेज। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट सोसाइटी यानी कम्युनिटीज़ ने कौन कौन से ट्रेड्स अपनाए, कौन से रोज़गार उनको मिले, कौन सी सर्विसेज, सेवा, काम मिला। सी, while people lost out in many ways after the forest department took control over the forests। यहाँ पे कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो थे, लोग लॉस्ट आउट मैनी वेज, बहुत तरह से उनको नुकसान पहुँचा। आफ्टर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू कंट्रोल ऑफ द फॉरेस्ट। देखो, फॉरेस्ट एक्ट ब्रिटिशर्स ने इसीलिए पास ही किया था कि फॉरेस्ट पर वो लोग अपना कंट्रोल कर सके। तो जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट पे कंट्रोल कर लिया और जो फॉरेस्ट सोसाइटी जो थी, कम्युनिटीज़ थी, उनके लिए सब कुछ बैन हो गया। सम पीपल बेनिफिटेड फ्रॉम द न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो कुछ लोगों को, तो सम पीपल बेनिफिटेड, कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ फ्रॉम द न्यू अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है? मान लो कि जो भी लकड़ी कटने, जंगल कटने लगे, उस लॉग्स को ले जाया जाने लगा, नए नए उनके जैसे स्लीपर्स के लिए कटने लगे, शिप्स के लिए तो जंगल काटने की ज़रूरत थी, फिर लॉग्स को ले जाना पड़ता था दूसरी जगह पर। तो बहुत सारे लोग इस ट्रेड्स में जुड़ गए, ठीक है। दैट हैड ओपनड अप इन ट्रेड, तो यहाँ पर वही बोल रहा है, लकड़ियों का ट्रेड शुरू हो गया। तो हियर इट इज़ बीइंग सेड दैट सम पीपल बेनिफिटेड फ्रॉम द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दैट हैड ओपन अप न्यू ट्रेड। शुरुआत की थी मैनी कम्युनिटीज़, बहुत सारी कम्युनिटीज़ थी। यहाँ कम्युनिटीज़ इस लेशन में जब भी रेफ़र करेगा तो ध्यान रखना, कम्युनिटीज़ जब भी यूज़ होगा, सॉरी, तो ये किसको रेफ़र करेगा? जो ट्राइब्स थी, जिनकी लाइवलीहुड पूरी तरह से किस चीज़ पर डिपेंडेंट थी? फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे। मैनी कम्युनिटीज़ लेफ्ट देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस। उनका जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस था, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस यानी शुरू से जो वो काम कर रहे थे वो उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि सारा कुछ तो उनका जंगल से, फॉरेस्ट एक्ट आने के बाद सारी चीज़ें बैन हो गई। एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, और किस चीज़ का व्यापार करने लगे? फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का। लेकिन अब यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होना कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स उनका अपना था, ठीक है। जो भी ब्रिटिशर्स काम करने लगे और इस तरह से करने लगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया, कुछ लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया। तो यही सारी चीज़ फिर लॉग्स को ले जाने का, इन दैट सेंस इट इज़ बीइंग सेड दैट स्टार्टेड ट्रेडिंग इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। दिस हैपेंड नॉट ओनली इन इंडिया, और ये देखो सिर्फ इंडिया की बात नहीं थी, बट अक्रॉस द वर्ल्ड, जहाँ पे भी इम्पीरियल पावर थी। इम्पीरियल पावर यानी जिसने भी कॉलोनी बनाई थी। इसी लेशन में तुम पढ़ोगे कि डच लोगों ने कहाँ पे अपनी कॉलोनी बनाई थी? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के जावा के बारे में भी तुम पढ़ोगे। सो हियर इट इज़ बीइंग सेड दिस हैपेंड नॉट ओनली इन इंडिया, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं हुआ, बट अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। फॉर एग्ज़ाम्पल, नीचे आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल विथ द ग्रोइंग डिमांड, देखो क्या हुआ, कैसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट का किस तरह से उन्होंने ट्रेड किया। यहाँ एग्जांपल देखो, विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर रबर इन द मिड 19th सेंचुरीज़। मिड 19th सेंचुरीज़ यानी तुम ले लो
1850 के करीब में, ठीक है। तो कह रहा है कि 1850 या 50s में, तो उस समय किस चीज़ की डिमांड बढ़ी, रबर की डिमांड बढ़ी। तो विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर रबर इन द मिड 19th सेंचुरीज द मुंडुरुकु पीपल्स, ये एक ट्राइब्स का नाम है, और किस ट्राइब का, ब्राज़ीलियन ट्राइब का। तो मुंडुरुकु पीपल्स ऑफ द ब्राज़ीलियन अमेज़न हु लिव्ड इन विलेजेस, जो कहाँ पे रहते थे, गांव में, लेकिन गांव में हाई ग्राउंड पर रहते थे, ठीक है। एंड कल्टिवेटेड, और किस चीज़ की खेती करते थे, मैनियोक की। इसमें एक क्वेश्चन याद रखना, मुंडुरुकु पीपल बिलोंग टू वेयर, तो ब्राज़ीलियन। तो ये लोग क्या करते थे, कल्टिवेटेड मैन्यूक। ये लोग अब क्या करने लगे, बिगेन टू कलेक्ट लेटेक्स, क्या कलेक्ट करने लगे, लेटेक्स फ्रॉम वाइल्ड रबर ट्रीज फॉर सप्लाइंग टू ट्रेडर्स, ट्रेडर्स को देने के लिए। तो यहाँ पर देखो जिस हिसाब से मार्केट में डिमांड होती चीज़ों की, तो इन लोगों ने, कुछ लोग इसमें जुड़ गए। ग्रेजुअली, धीरे धीरे क्या हुआ, दे डिसेंडेड, डिसेंडेड मीन्स केम डाउन टू लिव इन ट्रेडिंग पोस्ट, जहाँ पे व्यापार होता था वहाँ पे चले आए। एंड बिकेम कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन ट्रेडर्स, और पूरी तरह से किस पे डिपेंड हो गए, ट्रेडर्स पे। यहाँ पर इस लाइन का मतलब क्या है कि बिकेम कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन ट्रेडर्स, इसलिए कि देखो वो अब तो ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं थे, वहाँ पे रहते नहीं थे, उन्होंने पूरी तरह से किस चीज़ को अपना लिया, ट्रेडिंग को। तो ऑब्वियसली सब चीज़ के लिए वो किस पे डिपेंड हो गए, ट्रेडर्स पे। इन इंडिया, भारत में, द ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वाज नॉट न्यू। एक चीज़ और याद रखो कि भारत में जो कह रहा है कि इन इंडिया द ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का व्यापार कोई नई बात नहीं थी। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यानी रिमेंबर वो सारे प्रोडक्ट्स, वो और सारे ऑब्जेक्ट्स जो हमें फॉरेस्ट से मिलता है। सो हियर इट इज़ बीइंग सेड, नई नहीं थी। फ्रॉम द मिडाइवल पीरियड ऑनवर्ड्स, मिडाइवल पीरियड के बाद से क्या हुआ, वी हैव रिकॉर्ड्स ऑफ आदिवासी कम्युनिटीज़। मिडाइवल पीरियड के बाद हमारे पास ऐसे रिकॉर्ड्स हैं कि जो भी आदिवासी कम्युनिटीज़ थी जो फॉरेस्ट में रहती थी, या ऐसे भी ट्रेडिंग एलिफेंट्स एंड अदर गुड्स, वो एलिफेंट्स का ट्रेड करते थे और दूसरे सामान का, गुड्स यानी सामान जैसे कि हो गया हाइड्स, हॉर्न्स, सिल्क कोकून्स, आइवरी, हाथी के जो दांत होते हैं, बिगर वन बड़े बड़े से, आइवरी, बैम्बू, स्पाइसेस, फाइबर्स, ग्रेसेस, गम्स एंड रेजिन्स, इन सारी चीज़ों का क्या होता था, ट्रेडिंग करते थे वो लोग। थ्रू, और किससे करते थे, थ्रू नोमैडिक कम्युनिटीज़ लाइक बंजारा। किसके थ्रू करते थे, एक ट्राइब, एक कम्युनिटीज़ थी जो बंजारा, और बंजारा कैसी कम्युनिटीज़ थी, नोमैडिक किसको बोलते हैं, विच इज़ कॉल्ड नोमैडिक यानी जो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं। दे आर नॉट सेटल्ड कम्युनिटीज़, आज यहाँ हैं कल वहाँ होंगे, सो दे आर कॉल्ड नोमैडिक। पहले के तो यू पीपल मस्ट हैव रिमेंबर अबाउट द अर्ली ह्यूमन बींग्स, दे वर ऑल्सो नोमैडिक. It is only invention of a discovery of agriculture that they become settled. Now see, with the coming of the British जैसे ही आए, with the coming of the British, however, trade was completely regulated by the government. देखो फॉरेस्ट प्रोडक्ट का ट्रेड पहले भी होता था, पहले भी ट्रेडिंग होती थी, तो सिर्फ ये हुआ कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या हुआ, ट्रेड वॉज कम्प्लीटली के लिए दूसरा वर्ड इंटायरली भी यूज़ कर सकते हो, होली, कम्प्लीटली रेगुलेटेड यानी इसको कंट्रोल कर लिया गया, किसके द्वारा कंट्रोल किया गया, यानी रेगुलेट, पूरे रूल एंड रेगुलेशंस से किए जाने लगे बाय द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट में याद रखिएगा उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। The British government gave many large European trading firms the sole right to trade in the forest products of particular areas. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि बहुत सारे जो लार्ज बड़े बड़े यूरोपियन फॉर्म्स थे, यूरोपियन ट्रेडिंग फॉर्म्स मीन्स क्या, जितने भी यूरोपियन बड़ी कंपनी थी उनको किस चीज़ का राइट दे दिया, ट्रेडिंग का राइट दे दिया। ट्रेडिंग फॉर्म्स जो थे, जो कंपनीज स्पेशली व्यापार ही करते थे, फर्म्स का दूसरा कंपनी, याद रखना। द सोल राइट यानी सिर्फ उन्हीं लोगों को अधिकार दिया, सोल राइट टू ट्रेड इन द
फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर एरियाज़, कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ देते थे, मतलब जो मतलब उनका ये कर दिया कि इस पर्टिकुलर एरियाज़ में आप व्यापार कर सकते हो। तब देखो यहाँ पर था कि पहले जो आदिवासी जो ट्रेडिंग करते थे तो दे आर फ्री, दे अर्न देयर लाइवलीहुड। अब ब्रिटिशर्स के आने के बाद और उन्होंने जब रेगुलेट करना शुरू किया इस ट्रेड को, तो ऑब्वियसली दे वर डूइंग एवरीथिंग फॉर देयर ओन टू सेटिस्फाई देयर ओन नीड्स। ओके, अब इन लोगों ने क्या किया, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ग्रेजिंग एंड हंटिंग बाय लोकल पीपल वर रेस्ट्रिक्टेड। उन लोगों ने क्या किया, जब उन लोगों ने देखा कि उनकी ज़रूरत को पूरा करना है तो उन लोगों ने ग्रेजिंग, जानवर को जो ले जाते थे खेतों में ये लोग खिलाने के लिए, तो ग्रेजिंग जानवरों को चारा बंद कर दिया गया, उन्होंने बैन कर दिया कि आप जानवर को यहाँ नहीं खिलाने के लिए ला सकते हो। ग्रेजिंग, हंटिंग, शिकार करना भी लोकल पीपल के द्वारा, मतलब उन लोगों ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि यहाँ के लोग फॉरेस्ट कम्युनिटी ना तो अपने जानवर को चराने यहाँ ला सकते हैं और ना ही वो शिकार कर सकते। एक चीज़ और दिमाग में रखना, लोकल पीपल शिकार टाइगर या किसी बड़े एनिमल्स का नहीं करते थे जिससे एनिमल इंस्टिंक्ट होते थे, वो अपने ज़रूरत का सिर्फ उन्हीं जानवरों को, एनिमल्स या बर्ड्स को किल करते थे जिनको वो खाते थे, लेकिन वो भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। इन द प्रोसेस अब देखो, जब ये सारा मना हो गया कि आप ना ग्रेजिंग कर सकते हो ना हंटिंग कर सकते हो, तो मैनी पैस्टोरलिस्ट, जितने पैस्टोरलिस्ट थे यानी जो शीप की देखभाल करते थे और गोट की, इन द प्रोसेस मैनी पैस्टोरलिस्ट एंड नोमैडिक कम्युनिटीज़, बहुत सारे जो पैस्टोरलिस्ट और नोमैडिक कम्युनिटीज़ थे जिनका नाम क्या था, कोरावा, कराचा एंड यरुकुला, और ये सारी कम्युनिटीज़ कहाँ की थी, ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स। उन्होंने अपनी लाइवलीहुड खो दी। लाइवलीहुड यानी क्या, जिससे उनकी इनकम थी, जिससे उनका लाइफ चलता था, वो सारा उनसे छिन गया। सो व्हाट हैपन, सम ऑफ देम बिगेन टू बी कॉल्ड क्रिमिनल ट्राइब्स। देखो, वो लोग अब मान लो कि प्रिवेंट किया गया तो वो लोग कभी कभी क्या करते थे, स्टीलिंग करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली अब तो उनको परमिशन नहीं थी, और अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए समटाइम्स इट हैपन्स दैट दे स्टोल ऑल्सो, एंड दैट्स वाई दे वर बी कॉल्ड क्रिमिनल ट्राइब्स एंड वर फोर्स टू वर्क एंड स्टडी इन फैक्ट्रीज। फोर्स ऐसा नहीं कि विलिंगली दे वर गोइंग टू वर्क इन फैक्ट्रीज, उनको फैक्ट्रीज में जाके काम करना पड़ा, and were forced to work and stay in factories, mines, plantations under government supervision, गवर्नमेंट के सुपरविज़न में। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन तैयारी कर लेना, who were called criminal tribes, okay? So नेक्स्ट में आते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर ये हुआ कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो थी, फॉरेस्ट सोसाइटीज़ मतलब कम्युनिटीज़ में, तो ये लोग क्या किए, वहाँ से जब इनको बैन हो गया, इन पे बैन हो गया, वो जहाँ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को नहीं ले सकते थे, तो इन्होंने क्या किया, शिफ्ट किया दूसरी जगह। कुछ लोग कंपनी में गए, कहीं पे प्लांटेशन में काम करने गए। अब यहाँ पे कह रहा है कि नए अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आप वर्क शिफ्ट करते हो तो हमेशा अच्छा ही हो, बहुत मुश्किलें भी आती है। सेम थिंग हैपन विद देम, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ वर्क डिड नॉट ऑलवेज मीन इम्प्रूव्ड वेल बीइंग फॉर द पीपल। हियर इट इज़ बीइंग सेड कि नए अपॉर्चुनिटीज़ जो वर्क के आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आपका इम्प्रूव्ड वेल बीइंग ही हो, यानी हमेशा आपका के लिए अच्छा ही हो। Same thing happened with some of the communities in Assam, both men and women. असम में प्लांटेशन था टी का, तो ये लोग यहाँ पे काम करने गए, तो both men and women from forest communities like संथाल्स एंड ओराव, ठीक है। ये फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ कौन कौन थी, संथाल्स एंड ओराव। कहाँ से, झारखंड से संथाल था, कम्युनिटी थी, एंड गॉन्ड्स फ्रॉम छत्तीसगढ़। संथाल और ओराव झारखंड से और गॉन्ड्स फ्रॉम छत्तीसगढ़ वर रिक्रूटेड टू वर्क।
उनको रखा गया काम करने के लिए ऑन टी प्लांटेशंस पे। इसमें देखो मैच करने के लिए भी आ सकता है, इसलिए याद रखना संथाल्स एंड उराव कम्युनिटीज़ बिलोंग टू झारखंड एंड गॉन्ड्स बिलोंग टू छत्तीसगढ़। इनको काम करने के लिए रखा गया। देयर वेजेस वर लो, इनकी मजदूरी बहुत कम थी। एंड कंडीशंस ऑफ वर्क वर वेरी बैड, कंडीशंस जो काम करने के थे वो बहुत ही क्या थे, ख़राब थे। दे कुड नॉट रिटर्न ईजली टू देयर होम विलेजेस, वो अपने गांव में भी नहीं लौट सकते थे। फ्रॉम वेयर दे हैड बिन रिक्रूटेड, जहाँ पे उनको काम में लगाया गया था। तो दिस आर द कंडीशंस दैट दे वर फेसिंग आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट लॉ। सो इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे रिबेलियन इन द फॉरेस्ट। ओके।